हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक पाठशाला के इस नए वीडियो में, जहां पर आज हम जानने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में किसी सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। और आज हम यहां पर आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो आगे आने वाले प्रत्येक प्रश्नों का एक बेस होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर हम इसे एक बिल्कुल इजी मेथड से कैसे क्लियर करते हैं, ध्यान देना है। वीडियो को बहुत ही प्यारा क्लास होने वाला है, आराम से समझना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। एक एक बात को यहाँ पर मैं क्लियर करा दूंगा कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और वो उस सेल में कैसे पैदा होता है, ये बताया जाएगा। उसकी टर्मिनल वोल्टता क्या होती है और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस चैनल पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लास को बिल्कुल ही लॉजिक और यूनिक तरीके से। तो आज हम जानने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में कि सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध को। तो मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। यदि समझ में आए, मेरे द्वारा बताया कि सारी बातें आपके लिए क्लियर हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक शेयर जरूर कीजिए, कम से कम अपने साथियों के साथ उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं फिजिक्स और मैथ को एक आसान तरीके से। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेल क्या है। तो सेल के लिए हम यहां पर ड्रा करते हैं कुछ इस प्रकार, जैसे इसमें कुछ एक देखिए, ये हमारा इसमें भरा होता है वैद्युत अपघट्य। ठीक है, क्या भरा होता है? वैद्युत अपघट्य। और इस वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं इस सेल के अंदर, एक प्लस एक माइनस। प्लस को यहां पर कहते हैं एनोड और माइनस को यहां पर कहते हैं कैथोड। ठीक है, प्लस को कहते हैं एनोड और माइनस को कहते हैं यहां पर कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों का एक सिरा इस अपद्रव्य में डूबा रहता है। ठीक है, इस अपद्रव्य में डूबा रहता है। ये वैद्युत अपघट्य क्या होता है? वैद्युत अपघट्य एक ऐसा यौगिक होता है जो आयनों में टूट सकता है। ये बात आपकी केमिस्ट्री की है, यहां पर ध्यान देना है। यदि आप केमिस्ट्री को भली बात समझते हैं तो यहां पर आप वैद्युत अपघट्य जान चुके होंगे और आपके सर ने आपको बताया होगा कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है। एक ऐसा यौगिक जो आयनों में टूट सकता है, उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। अब समझते हैं एक बेसिक अंदाज में। देखिए, इस सेल को हमने आपको पिछले लेक्चर में यानी ओम के नियम में बताया है कि सेल जो होता है उसका फिगर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये एक आपका सेल है और आपको इस सेल से उम्मीद है कि ये हमें 40 वोल्ट देगा विभवान। इस सेल को हम जोड़ देते हैं किसी एक बल्ब से। ऐसे इस सेल को हम कहां जोड़ देते हैं? एक ऐसे बल्ब से जोड़ देते हैं और हमें उम्मीद है कि ये सेल हमें 40 वोल्ट देगा। लेकिन हमारे साथ घपला होता है, यानी हम यहां पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहां पर ये जो बल्ब लगा है ये हमें केवल 35 वोल्ट ही दे रहा है। अब हम विचार करेंगे कि 5 वोल्ट हमारा कहां गया। यदि हमें इस सेल से उम्मीद है कि हमें 40 वोल्ट देगा और इसके बाद हमें पता चलता है कि इसने हमें 35 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट इसका कहां गया, इस पर विचार करना। देखिए, ध्यान देते हैं यहां पर 5 वोल्ट इसका कहां गया। चलिए अब इसे एक हम फाइनल अंदाज में समझते हैं। कैसे? कैसे समझेंगे? देखिए, हम इसे इस रूप में ले लेते हैं। हमने आपको विद्युत धारा, जो कि थर्ड लेसन का पहला क्वेश्चन है, उसमें बताया था कि धारा सदैव धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। तो विद्युत धारा जब यहां से गमन होगी, यानी इस सेल को जब हम किसी बल्ब से जोड़ देंगे, ऐसे इस सेल को जब किसी बल्ब से जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा कि धारा धनात्मक टर्मिनल से इससे जाती हुई, बल्ब से होती हुई ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाएगी। ठीक है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाएगी। तो यहां पर हमने देखा कि इसने 35 वोल्ट इसे दिया है, वो 5 वोल्ट गया कहां है? तो देखिए, यहां पर जब धारा यहां पर अंतिम स्टेज में आकर के ऋणात्मक
टर्मिनल पर आएगी तो ऋणात्मक टर्मिनल से पुनः इसे धनात्मक टर्मिनल तक जाना होगा। बात को समझो, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक जाना होगा। यह क्रिया होगी इस वैद्युत अपघट्य में, अर्थात यहां पर ये एनोड और कैथोड की जो छड़ें उसमें डूबी हुई हैं, ये क्रिया होगी यहां पर। तो 5 वोल्ट हमारा खर्च होता है यहां पर। बात समझे, 5 वोल्ट हमारा खर्च होता है यहां पर। यहां से यहां तक जो धारा जाती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, और फिर से वही अपनी प्रक्रिया सतत पकड़ लेती है, फिर से यहां पर आकर के फिर जाती है। इसलिए हमें प्राप्त होता है इस बल्ब पर। देखिए जो बल्ब यहां बना उसी का स्ट्रक्चर हम फिर से इस सेल में बता रहे हैं कि हमें 35 वोल्ट क्यों प्राप्त हुआ। 40 वोल्ट हमारा टारगेट था, 5 वोल्ट गया कहां, तो वो यहां पर होता है। अब देखिए यहां पर 2 कंडीशंस पैदा होती है। क्या कंडीशंस पैदा होती हैं? देखिए समझिए, इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। ठीक है, कितनी धारा बह रही है? मान लीजिए I एम्पियर की धारा बह रही है। आपने ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर IR। कहने का मतलब है कि विभवांतर जो होगा उसमें प्रवाहित धारा और उसमें उत्पन्न प्रतिरोध यानी उसमें रुकावट के बराबर के गुणनफल के बराबर होगा, यानी V बराबर IR। तो जैसे मान लीजिए ये इसने 35 वोल्ट इसे दिया है, तो ये 35 वोल्ट इसका क्या है? विभवांतर है V, और फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो इसके मतलब इस 35 वोल्ट पर एक रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, इसमें जो धारा जा रही है I और उसके साथ में जो रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, यही मिला करके बना रहा है V 35 वोल्ट। तो कहने का मतलब है कि जब किसी सेल से धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होता है तो वह वहां पर 2 व्यक्तियों के द्वारा ठग ली जाती है। क्या? सॉरी, वो वोल्टेज वहां पर 2 व्यक्तियों के द्वारा ठग लिया जाता है। एक होता है यानी सेल के बाहर, और एक ठगा जाता है सेल के अंदर। सेल के बाहर कहने का मतलब है एक विभवांतर सेल के बाहर और एक विभवांतर यूज होता है सेल के अंदर। सेल के बाहर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो है 35 वोल्ट, सेल के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो है आपका 5 वोल्ट। तो ये जो विभवांतर है ये IR के बराबर है, यानी कहने का मतलब है जहां विभवांतर होगा वहां प्रतिरोध होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर से रिपीट करते हैं कि हमने आपको ओम के नियम में कराया है कि V प्रोपोर्शनल I, V और I आपस में समानुपाती होते हैं। तो बराबर जब करेंगे तो एक RI एक ये R नियतांक हो जाएगा, अर्थात V अपॉन I इक्वल टू R हो जाएगा। जब इस वोल्टेज में एक धारा को मानक किया जाएगा तो वहां पर उत्पन्न होगा रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो अर्थात किसी सेल में प्रतिरोध हमारा 2 प्रकार से पैदा होता है। एक तो होता है ये बाहर, ठीक है, सेल के बाहर, और एक होता है सेल के अंदर। तो जो सेल के बाहर होता है उसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। और जो सेल के अंदर प्रतिरोध पैदा होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि जब धारा कैथोड से एनोड वाले प्लेट को टच करेगी तो यहां से यहां तक जाने में इसे कुछ कठिन कार्य करना पड़ेगा, अर्थात इसके मार्ग में कुछ रुकावट पड़ेगी। वही रुकावट आपकी कहलाती है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सीधी सी बात है, समझ लो कि जहां जहां प्रतिरोध होता है वहां वहां विभवांतर भी होता है, क्योंकि परिपथ आपका छोटा हो या बड़ा धारा आपकी एक समान बहेगी। हमने आपको पिछले बताया है कि धारा एक ऐसा रास्ता चुनती है जो बंद हो, ठीक, कहीं पे खुला ना हो। तो इसलिए जहां पर प्रतिरोध होगा R वहीं पे विभवांतर होगा, या कह सकते हैं कि जहां पर विभव होगा वहीं पर प्रतिरोध होगा। तो यहां पर 35 वोल्ट का विभव है, इसका मतलब यहां पर 35 ओम प्रतिरोध होगा इसका, और यहां पर 5 वोल्ट है तो यहां पर 5 ओम होगा। ये आपका सेल के बाहर है इसलिए बाह्य प्रतिरोध कहलाएगा, ये सेल के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है तो ये आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। इसलिए यदि हमारा टारगेट होता है कि कोई सेल हमें 40 वोल्ट देगा, उसके बावजूद भी यदि वो हमें 35 वोल्ट देता है तो वो 40 वोल्ट हमारा 2 जगह डिवाइड हो जाता है। कैसे? 40 इक्वल टू 35 प्लस 5, 2 जगह। इसे कहते हैं बाह्य प्रतिरोध और इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध R। क्योंकि दोनों में धारा बराबर बराबर प्रवाहित हो रही, इसलिए I इसके भी साथ है, I इसके भी साथ है, तो ये तो आपका बन जाएगा वोल्टेज यानी V बन जाएगा। लेकिन ये V नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर आंतरिक प्रतिरोध पैदा हो रहा है, अर्थात कैथोड से एनोड तक
जब विद्युत धारा जाएगी तो इसके मार्ग में एक रुकावट पैदा होती है, एक व्यक्ति डिस्टर्ब करता है, जो यहां पर होगा स्मॉल आर, जिसे कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, समझिए बात को। अब हम इसकी डिफिनेशन को क्लियर करते हैं, सेल का विद्युत वाहक। देखिए फिर से देख लेते हैं, हमारा टारगेट क्या था कि 40 वोल्ट के सेल का निर्माण करना है। एक सेल हमने बनाया है जो 40 वोल्ट हमें वोल्टता देगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हमें 35 वोल्ट मिला है और 5 वोल्ट हमारी नष्ट हो गई या हमसे घपला कर लिया गया है। तो इसके लिए ये जो 40 वोल्ट है, ये है हमारे किसी सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सीधी सी बात है, एकदम देसी अंदाज में सीख लो। जो ये 35 वोल्ट हमें मिला है, ये है टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता। जो ये 5 वोल्ट नष्ट हो गया, हमसे चोरी कर लिया गया है, ये है हमारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सीधी सी बात अब एक ले लेते हैं। जैसे किसी सरकार ने 100 रुपए आवंटित करने के लिए किसी पब्लिक के डिमांड के लिए भेजे हैं, पब्लिक तक आने में मान लीजिए उसको 80 रुपए ही मिलते हैं, तो वो 20 रुपए गए कहां? 20 रुपए कम हो गए, 20 रुपए चले गए भ्रष्टाचार में, जिसे इस लेसन के इस कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे आंतरिक प्रतिरोध। यहां पर जो 20 रुपए होगा, ये एक आंतरिक प्रतिरोध का कार्य करेगा। ये जो 80 होगा, ये होगी सेल की टर्मिनल वोल्टता, और ये जो हमारा 100 रुपए था जो सरकार ने हमें आवंटित किए हैं पब्लिक तक पहुंचाने में, ये यहां पर होगा सेल का विद्युत वाहक बल। सीधी सी बात है, यहां से आप समझ लीजिए कि यदि 100 रुपए में मिले हैं, 100 रुपए भेजे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक तक, और पब्लिक तक पहुंचने में वो 80 ही रह जाते हैं, तो वो 20 कहां चले जाते हैं? 20 भ्रष्टाचार के रूप में बीच में खर्च हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 40 वोल्ट के सेल का निर्माण करना है और मिलता है हमें 35 वोल्ट, 5 वोल्ट कहां चला जाता है? ठीक उसी प्रकार 40 वोल्ट को यहां पर 35 और 5 में टूट जाता है। 35 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, और 5 वोल्ट आपका यहां पर है आंतरिक प्रतिरोध, जो कैथोड को एनोड तक पहुंचाने में उसके मार्ग में डिस्टर्ब करता है, रुकावट डालता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, उसे परेशान करता है, ये कहलाएगा यहां पर आंतरिक प्रतिरोध। तो चलिए परिभाषा को क्लियर करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, आइए देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल की परिभाषा होगी कि जब कोई सेल किसी खुले परिपथ में होता है, अर्थात उसमें करंट नहीं भेजी जाती है, तो उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव होता है, जो विभवांतर होता है, जो उसकी संपूर्ण एनर्जी होती है, उसे कहते हैं उस सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये सेल आपका दिया गया है, ये एक प्लेट है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये है। यदि इस पर करंट नहीं भेजी जा रही, धारा प्रवाहित नहीं की जा रही, तो इस सेल में जितनी क्षमता है, ये उसका कहलाएगा विद्युत वाहक बल। जैसे हमें 40 वोल्ट का सेल निर्माण करना है और इसमें करंट नहीं भेजी जा रही, जब करंट भेजी जाएगी तभी वो 35 और 5 में टूटेगा। तो ये जब तक नहीं भेजी जा रही, तब तक ये 40 वोल्ट जो है, ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टर्मिनल वोल्टता की। टर्मिनल वोल्टता, जब कोई सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ध्यान दीजिए, 40 वोल्ट हमें निर्माण करना है, 35 वोल्ट हमें मिला है, हमने बताया, ये कहलाएगी टर्मिनल वोल्टता, और ये कहलाएगा सेल का विद्युत वाहक वोल्ट, टोटल एनर्जी। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता क्या है? जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो कुछ कम करके हमें देता है, यानी 40 था, उसने 35 हमें दिया, 5 नष्ट हो गया, 5 वोल्ट का गबन हो गया। तो वही लिखा है कि जब कोई सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो सेलों के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के या सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसी स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बैटरी है या एक सेल है, इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोड दोनों कैथोड और एनोड की क्षणें डूबी हुई हैं, तो इनके मार्ग में, यानी यहां से यहां तक का जो रास्ता है, इसके मार्ग में जो रुकावट 5 वोल्ट की पड़ रही है, ये यहां पर कहलाएगा इसका, इस सेल का या इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के या सेल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पाए यहां पर कि हमें 40 वोल्ट का एक बल्ब से हमें उम्मीद थी कि 40 वोल्ट हमें देगा, बाद में पता चला कि इसने हमें 35 वोल्ट दिया। तो अब हम यहां पर गणना करने वाले हैं कि
जानना चाहते हैं कि वो 5 वोल्ट कहां चला गया, तो इसके लिए हमें यहां पर देखना पड़ता है। इस प्रकार से ड्रा किया जाता है, एक बेसिक अंदाज में, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा जान पा रहे हैं कि ये 5 वोल्ट आखिर गया कहां और क्यों गया। ठीक है, तो यहां से ये इसलिए 5 वोल्ट कम हो गया क्योंकि माइनस से प्लस तक इलेक्ट्रोड कैथोड से एनोड तक जाने में विद्युत धारा को अपने रास्ते में एक व्यक्ति से कुश्ती लड़नी पड़ती है। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति जो है उसके मार्ग में रुकावट डालता है, उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यानी वो हमारे 40 वोल्ट से 5 वोल्ट छीन लेता है। चूंकि विद्युत धारा उसे देती नहीं है, पर वो उससे छीन लेता है, जबकि उसके मार्ग से वो गुजर रही, इसलिए वो उससे छीन लेता है। तो हमारे पास बचता कितना है, 35 वोल्ट ही बचता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा लेक्चर। कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरे द्वारा तीनों परिभाषाएं आपके लिए क्लियर हो रही हैं, ये और ये, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के पास जरूर शेयर कीजिए। उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करके पा सकते हैं फिजिक्स और मैथ को एक आसान तरीके से पढ़ने का सिंपल चांस। ठीक है दोस्तों, फॉलो करते हैं, हम आपको देते रहेंगे इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप, लेसन बाय लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक बिल्कुल ही आसान तरीके से। और हाँ ध्यान दें, यहाँ पर 30% सिलेबस को कम कर दिया गया, तो ये क्वेश्चंस वहीं से चुने गए हैं जो 70% एग्जाम में इस वर्ष आने वाले हैं। यदि आप 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके मन में भ्रम होगा कि 30% का सिलेबस हमारा हटा दिया गया, तो आप निश्चिंत रहें, उस 30% सिलेबस से हमारा कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट ईयर जब हमारी विजिट होगी फिर से फिजिक्स की क्लास में, इंटर में, तो हम यहाँ पर 100% सिलेबस को बताएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस लेसन से जो इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा उसको हम हटा रहे हैं। अर्थात जो क्वेश्चन आपके सामने इस चैनल पे आ रहे हैं वो हमारे 2021 में जरूर पूछे जाने हैं। ठीक है, 2021 में जरूर ये पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें कि ये ऐसा तो नहीं है कि 100% कोर्स में पढ़ाया जा रहा है या हमें भ्रम हो कि यह सेल का विद्युत वाहक बल तो आने वाला ही नहीं इस बार है, तो ऐसा कुछ भी भ्रम नहीं, भ्रम में नहीं पड़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे वर्ष हम आपको देते रहेंगे, बहुत जल्द आपके बिल्कुल निश्चित समय पर पूरा करा देंगे फिजिक्स और मैथ के सिलेबस को बिल्कुल ही आसान तरीके से। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।